हेलो गाइस। तो गाइस आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शन और हम केमिकल इक्विलिब्रियम का उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो छोटा लेक्चर है। इसके बाद जो आपका लेक्चर आएगा बड़ा आएगा, वहाँ पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मिलेगा, बस आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, हम फिजिक्स से पहले हम फिजिकल इक्विलिब्रियम देख लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल किए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है हम थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालें रिवर्सेबल। पहले तो हम इरिवर्सेबल का बात कर लेते हैं। ठीक है, इरिवर्सेबल। ठीक है, इरिवर्सेबल, रिवर्सेबल, रिवर्सेबल रिएक्शन और प्रोसेस कहो जो भी, इरिवर्सेबल रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है सिंपल। यहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट से मान लो ए बी मिलके क्या बनाया, डी बनाया। सब कुछ रिएक्टेंट से क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। यानी सिर्फ आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। यानी सिंपल समझो भाई, ये एरो मार्क लगेगा, ऐसे डबल एरो नहीं लगेगा, एक ठो एरो बस लगेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्या होगा ना, क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड, यहाँ पर बैकवर्ड ऐसे नहीं आएगा, तो ये आपका रिवर्स बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल एक डायरेक्शन में होगा, ये इधर भी हो सकता है। तो फॉरवर्ड क्या हो गया, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, या हम बहुत रिएक्शन में यूज करते हैं ये सिंपल, यानी वो आप क्या होता है, रिवर्स इरिवर्सेबल रिएक्शन होता है। ठीक है, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, चलो मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिसमें कि सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सेबल ना, रिवर्स नहीं है, फिर उल्टा ये नहीं आएगा। ए प्लस बी मिल के डी बनाया, है ना। जो भी एग्जांपल देखो, पहले तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। चलिए पहले मैं लेता हूँ, चलिए क्या लूँगा। पहले एग्जांपल जो आपका किताब में लिखता है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलो AgNO3 के साथ में सपोज सोडियम क्लोराइड दिया। ठीक है, ये दोनों को जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलता है AgCl जो कि व्हाइट पीपीएट होता है, WHIT व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट पीपीटी हम लिख देते हैं। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, और प्लस आपको मिलेगा AgCl हो गया और NaNO3 मिल जाएगा, NaNO3। ठीक है, इसका और एक भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ में ले गया BaCl2, है ना, BaCl2 ये बना के देगा आपको Na2SO4, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये भी आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा, है ना। इसलिए नाम हम लिखे हैं क्या, प्रेसिपिटेशन। तो आपको मिलेगा Ba हो गया, ये Na2NaCl मिल जाएगा, है ना, 2NaCl मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। तो मैं लिखा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शन हो सकते हैं, है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो सकते हैं, सभी नहीं, कुछ एसिड बेस रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए एसिड बेस रिएक्शन, जैसे मान लो मैं ले गया एसिड और बेस, मान लो मैं ले गया HCl एसिड के साथ में ले गया एसिड रिएक्शन, बेस ले गया NaOH ले गया। ठीक है, क्या ले गया, NaOH ले गया। ठीक है, तो क्या मिलेगा भाई, NaCl मिलेगा प्लस आपको मिलेगा क्या, H2O। ठीक है, देखो भाई NaCl H2O। ठीक है, अब क्या हो सकता है, जैसे मैं मान लो सपोज मैं ले गया HNO3। ठीक है, HNO3 के साथ में ले गया सपोज KOH ले गया, तो मुझे मिला क्या, KNO3। ठीक है, KNO3 प्लस आपको पानी मिल गया। तो ये भी रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सेबल, सॉरी इरिवर्सेबल। यानी देखो सिर्फ आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, यानी आगे की तरफ बस एक मतलब सिंपल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलेगा, सिंपल ये आपका होता है इरिवर्सेबल। ठीक है, इतना लिखें।
और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस हो गया, ठीक है। और भी जैसे हम कॉम्बुशन एक रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, कॉम्बुशन ये हम रिएक्शन में कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर हम लेते हैं 4CH4 लेते हैं, 4CH4 लेते, सॉरी 2CH4 लेते हैं, 2 मीथेन लेते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं क्या है ना, 2 ऑक्सीजन देते, मतलब एयर के पास एयर के साथ हम पास करते हैं, पता होगा हम आगे कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, प्लस आपको मिलेगा 2H2O मिल जाता है। ठीक है, पूरा क्लियर बात। देखो अब एक होता है आपका रिडक्स रिएक्शन, भी आप हो सकता है, एग्जाम्पल लिख सकते हो, है ना, रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडक्स रिएक्शन में जैसे कॉपर के नहीं आपका, हाँ कॉपर जिंक के साथ कॉपर सल्फेट ले जाओ, ठीक है, तो मिलेगा कॉपर प्लस ZnSO4, ठीक है, ZnSO4। तो ये भी आपका रिडक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखो भाई और एक तो चीज, इतना पहले लिखे, और एक तो चीज, और एक रिएक्शन में बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, लिख लें इतना। जैसे देखो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। अब जैसे देखो मैं हॉट रेड आयरन लिया, यानी सिंपल भाई समझो आयरन, 3 आयरन के साथ मैं 4H2O दिया, ठीक है, 4H2O दिया, यानी इसका वेपर दिया, स्टीम दिया। ठीक है, अब जब इसको हम पास करते हैं तो हमको मिलता है Fe3O4 मिलता है, प्लस आपको मिल जाएगा क्या, 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये आपका रिवर्सेबल होता है, ध्यान से देना। अगर ये रिएक्शन आप ओपन वेसल में कर रहे हो, ध्यान सुनो, ओपन, अगर ओपन है, कंटेनर आपका ओपन है, तो आपको इरिवर्सेबल मिलेगा। ये आपका ओपन वेसल में, ओपन वेसल में। अगर मान लो क्लोज वेसल लिख दिया तो आप क्लोज वेसल में क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ओपन वेसल में ये तो आपका रिवर्सेबल होगा, सॉरी इरिवर्सेबल होगा। अगर क्लोज वेसल लाओगे तो 3Fe के साथ 4H2O दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, ये आपका रिवर्स हो जाएगा, है ना, रिवर्सेबल इक्वेशन हो जाएगा, रिवर्सेबल रिएक्शन हो जाएगा। ध्यान देना ये चीज को। तो ओपन वेसल में आपका क्या होगा, रिवर्स इरिवर्सेबल रिएक्शन मिलेगा, और क्लोज वेसल में आपका क्लोज वेसल में आपको ये मिलेगा, ठीक है, रिवर्सेबल मिलेगा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये ध्यान देना। चलिए इतना लिख ले, हो गया। अब हम बात करेंगे रिवर्सेबल। लिख लें इतना, हो गया। चलिए, तो इरिवर्सेबल रिएक्शन आपको समझ में आ गया, बस आपको फॉरवर्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब थोड़ा हम देख लेते हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए अब लिखें रिवर्सेबल रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन क्या होता है, सिंपल, यहाँ पर क्या होगा, रिवर्सेबल रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और बैकवर्ड रिएक्शन होगा ना, सिंपल समझो भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा एंड बैकवर्ड रिएक्शन होगा। थोड़ा बहुत मैं आपको फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में बात कर चुका हूँ फिजिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, आपको पता होगा। सिंपल भाई, सिंपल ये लगेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम भी कहो। चलो अब इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैं मान लो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये टूट के बनाया, PCl3 बनाया, ठीक है, जो कि गैस फॉर्म में होता है, और Cl2 हो गया जो कि गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं 2 हाइड्रोजन के साथ 2 I2 दे गया, भाई दोनों ही गैस है, दोनों ही क्या है, गैस है, ये दोनों आपका मिलके मतलब रिवर्सेबल है भाई, यहाँ से ये मिला फिर साइमल्टेनियसली ये से ये मिलेगा, ये रिएक्शन, तो ये क्या हो जाता है आपका रिवर्सेबल।
दोनों का रेट सेम है, ये जो रेट में ये प्रोडक्ट बनाएगा ये प्रोडक्ट वही रेट में रिएक्टेंट बनाएगा रिवर्सेबल। तो H2I2 मिलके बन गया 2 हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है एग्जांपल, जैसे CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट के बना, इसका हम एग्जांपल करेंगे, मतलब इसका मतलब कैसे बनता है थोड़ा देखेंगे इसको। ठीक है, CaCO3 तो ये बना के देता है CaO जो कि सॉलिड में होता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं 2N2O दे गया, क्या दे गया 2N2O, 2N2O में दे गया, सॉरी 2N2O4 दे गया, 2N2O4। ठीक है, तो ये बना के देगा, सर ये आपका 2N2O4 गैसेस फॉर्म में होता है, तो ये मुझे बना के दिया 2NO2 नाइट्रो वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है भाई, गैस होता है। ठीक है, ऐसा सिंबल भी दिया जाता है गैस में। ठीक है, क्लियर बात, पूरा क्लियर। तो ये सिंपल क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार का सिंबल दिख रहा है, यानी आपका रिवर्सिबल, यानी ये है यहाँ से ये बना फिर यहाँ से ये बनता है। ठीक है भाई, सिंपल वही रेट में मिलेगा और साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ होगा, यानी हम कह सकते हैं कि एक तरह का डायनेमिक होते हैं, है ना, एक ही साथ कंटिन्यूसली होगा, यहाँ से ये बनेगा फिर तुरंत ये से ये फिर ये से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो सिंपल है रिवर्सेबल रिएक्शन, इरिवर्सेबल रिएक्शन। तो अब हम जो बात करेंगे वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सेबल रिएक्शन, ये रिएक्शन को हम बस इक्विलिब्रियम को थोड़ा समझना है यहाँ पर। ठीक है, वैसे इक्विलिब्रियम तो सिंपल भाई, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का जो होगा प्रोडक्ट का भी वही होगा, है ना, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होगा बैकवर्ड का वही होगा। ठीक है, अब चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम, हम तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ही बात करें, थोड़ा बहुत मैं आपको आगे से बता चुका हूँ। ठीक है, फिजिकल में आपको आइडिया मिल गया होगा, इक्विलिब्रियम तो सेम है भाई, फिजिकल और केमिकल। इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम, लेकिन फिजिकल में थोड़ा कहानी अलग होता है, केमिकल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब देखते हैं, लेक्चर नंबर 1 में हम सिर्फ फिजिकल इक्विलिब्रियम देखे थे, अब थोड़ा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का। केमिकल इक्विलिब्रियम, अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो मेन जो टॉपिक है, जो कि इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। वहाँ से सवाल आपका ज़्यादा बनता है, क्योंकि वहाँ पर आपको सवाल डालना पड़ता है, सवाल लगाना पड़ता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आ जाता है, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में वो आ जाएगा। ठीक है, वो तो बहुत ही मतलब बड़ा लेक्चर होगा, 2 घंटा के आसपास हो जाएगा, 2-2.5 घंटा हो जाएगा। चलिए, ये केमिकल जो इक्विलिब्रियम होता है, सपोज मान लो आपके पास एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। ठीक है, ये बना के दिया C+D। ठीक है, ये आपका क्या है, देखो A से B ऊपर वाला जो गया है ये आपका फॉरवर्ड हुआ, क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया, और नीचे वाला जो है आपका बैकवर्ड हो गया, यानी प्रोडक्ट से, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है, रिएक्टेंट, एक ही साथ होता है, तो ये आपका क्या हो गया, बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और क्या हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन आपका रिवर्सल में हो रहा है। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, कोई भी रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट मिलके मान लो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो यहाँ पर D बना रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज में ना AB का, यानी जो इनिशियल स्टेट में जो रिएक्टेंट का ना कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि एट टाइम यानी T = 0, यानी 0 समय में, यानी स्टार्टिंग में, मतलब A और B यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ना बहुत ज़्यादा होता है। जब वो प्रोडक्ट बनाता, यानी धीरे धीरे कुछ देर बाद, यानी
धीरे धीरे मतलब टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है उसी के अनुसार ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट यानी जो फॉरवर्ड जो रिएक्शन हो रहा है उसका जो सिंपल कहो रिएक्टेंट का आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे आप पानी में शुगर डालते हो, ठीक है, ये पानी है तो यहाँ पर आपका क्या है भाई शुगर, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर डालोगे, अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है, जैसे यहाँ पर शुगर पानी में डालोगे तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो शुगर प्रेजेंट होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब धीरे धीरे पूरा पानी के साथ डिजल्व हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान देना स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पर मैं बताया शुगर पानी में जब डालोगे तो यहाँ स्टार्टिंग में आपका शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन यानी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। तो पर लीटर में जितना मोल मिलेगा कुछ टाइम के बाद जब डिजल्व हो जाएगा तो पर लीटर में कम ही मिलेगा कि डिजल्व हो जाएगा, है ना। डिजल्व हो जाएगा तो पर लीटर में आपको कम ही आपको शुगर मॉलिक्यूल दिखेगा क्योंकि डिजल्व हो जाएगा, सब तरफ यूनिफॉर्म पूरा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी समय मतलब टी टाइम इक्वल टू 0 यानी स्टार्टिंग स्टेज में रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो आपका मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और कुछ समय बाद धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, यानी कह सकते हैं ए पैसेज ऑफ टाइम कहो, ए पैसेज ऑफ टाइम यानी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। DECREASED क्या करता है? डिक्रीज करता है। ध्यान सुनना इसको मिट रहा। अब भाई जब ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में तो आपका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, कुछ समय बाद जब रिएक्शन चालू होगा तो धीरे धीरे समय के साथ यानी टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट का क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वही पैसेज ऑफ टाइम में क्या होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज करेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा समय आता है कहो, यानी ऐसा स्टेज आता है, एक स्टेज कॉम्स लिखो, स्टेज कॉम्स जहां पर कि ये दो, अब ध्यान सुनना, रुको इसको थोड़ा मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसको समझो। अब ध्यान सुनना, जैसे कुछ समय बाद, जैसे मैं बोला धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। ध्यान सुनना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा यानी डिक्रीज होता जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड मतलब आगे वाला जो रिएक्शन हो रहा है, यानी AB से CD जो मिल रहा है, AB से CD जो मिल रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजिंग while rate of बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ गया? अब ध्यान सुनना। अब तो ये तो कहानी चलता जाएगा, लेकिन लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आता है, यानी एक ऐसा टाइम आता है, आप कह सकते हैं, जहां पर कि दोनों का रेट बराबर हो जाता है। मान लो AB रिएक्टेंट AB से जो CD प्रोडक्ट मिल रहा है, मान लो 0. जैसे मैं बताया 0.05 मीटर पर सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, तो CD का भी रेट आपका 0.05 मीटर पर सेकंड हो रहा है, यानी दोनों का रेट सेम हो जाता है। ये तो प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट मिलता है तो पूरा अंदर का मैकेनिज्म से ही होता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, आप समझो एक ऐसा पॉइंट यानी एक ऐसा टाइम आता है
जहां पर कि दोनों का रेट बराबर हो जाता है, वही स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, यानी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टेज आएगा, स्टेज कॉम्स जहां पर कि when rate of forward reaction, पूरा लिख देता हूं, when the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। ठीक है, दोनों का रेट सेम हो जाता है। ए भी जिस रेट पे प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट भी वही रेट से रिएक्टेंट बनाएगा। ठीक है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, भाई कॉल्ड, और वही स्टेज को हम बोलते हैं क्या है, कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अरे भाई फिजिकल में भी वही कहानी है, कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहो, वही स्टेज को केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहो और केमिकल इक्विलिब्रियम कहो। ठीक है, तो भाई यहाँ पर केमिकल था, वैसे तो दोनों का सेम है, वहां पर भी रेट ऑफ रिएक्शन सेम था, यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन बोथ दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन केमिकल क्यों यूज किया, क्या वहां पर फिजिकल क्यों यूज किया, तो थोड़ा बेसिक चीज है, समझ जाना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब सिंपल भाई, यहाँ पर दो रिएक्टेंट का काम हो रहा है, यानी जो आपका रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट रिएक्टेंट जो भी कहो, रिएक्टेंट जो है यहाँ पर रिएक्टेंट का काम हो रहा है, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिक्सअप हो रहे हैं, यानी रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, और क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मिल रहा है। तो यानी एक प्रकार केमिकल ये हो रहा है, केमिकल के थ्रू केमिकल हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट यहाँ पर रिएक्ट करे। वहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल बताया था फिजिकल इक्विलिब्रियम में, आइस मेल्ट हो रहा था, वाटर बन रहा था, कोई किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस टेम्परेचर का खेल था वहाँ पर। ठीक है ना, तो वहाँ पर सिंपल भाई फिजिकल स्टेट था, यानी आइस आपका सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, H2O। तो यहाँ पर चेंज हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि मैं जैसे मैं यहाँ पर बताया, जैसे H2 और I2 मिलके बनाया क्या, यहाँ पर 2HI, जैसे मैं एग्जांपल बताया, तो भाई ये जो है ये वही है क्या, नहीं, अलग अलग है। यहाँ पर H2 अलग है कहानी, H2 गैस है, I2 भी गैस है, लेकिन ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन वहाँ पर कहानी सेम था, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, चलिए इतना लिख ले। देखो भाई यहाँ से सवाल एक तो बन गया था जेई में, ठीक है, 2-3 बार बन चुका है वो सवाल, शायद मैं देखा था अभी भी रिसेंट में देखा था जेई में। यहाँ पर क्या पूछा था, ध्यान सुनो, ग्राफ पूछा था, ध्यान सुनो। क्या बोला कि कुछ टाइम के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज डिक्रीज होता है व्हाइल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब मैं बताया कि एक ऐसा स्टेज आता है इसके बाद, ये तो कुछ टाइम के बाद, लेकिन ऐसे होता जाएगा मतलब ए बी रिएक्शन, मतलब ए और बी रिएक्ट होते जाएंगे प्रोडक्ट, लास्ट में एक ऐसा समय आता है जहां पर कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ध्यान सुनना, मैं यहां पर अगर मैं टाइम के साथ रेट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं, सोचो। क्या बोला कि फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, क्या डिक्रीजिंग होता है, रेट। ठीक है, तो मैं कुछ इस प्रकार, मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन का मैं इस प्रकार बनाया, ठीक है, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। मान लो यहाँ पर 0 था, 0 से ये इंक्रीज किया धीरे धीरे इस प्रकार, और दोनों एक ऐसा पॉइंट में आते हैं जहां पर कि दोनों क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, ये बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज किया, यहां पर डिक्रीज किया और यहां पर इंक्रीज कर रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड और ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज किया, ये बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज किया, लास्ट में दोनों एक पॉइंट पे आते हैं
जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये भाई जेई में पूछ चुका था, कौन सा ईयर में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं देखा था, इसको थोड़ा देखना। 4 ठो ग्राफ दिया था इसे प्लॉट करके, और उसमें से ये एक ग्राफ था और बोला था कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट का ग्राफ है, और इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, ऐसे कुछ पूछा था। तो ये ग्राफ पूछ लिया था, ध्यान से देखना, अब नीट में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, क्या होता है, अब अगर गौर से देखोगे यहां पर, ठीक है, तो दोनों का क्या है, रेट आपका बराबर है, ठीक है, ठीक है, पूरा क्लियर बात। तो फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज किया, बैकवर्ड रिएक्शन जिस पॉइंट पे आपको मिला वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है। यानी वो पॉइंट में दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे, जहां पर कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम होगा। समझ में आ गया। अब ये जो कहानी में बताया केमिकल इक्विलिब्रियम का, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, थोड़ा जो भी किताब में लिखा रहता है थोड़ा थोड़ा समझ जाओ, ऊपर ऊपर, है ना, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा शायद। तो इसका कुछ एग्जांपल ले जाते हैं, किसका भाई, किसका, केमिकल इक्विलिब्रियम का। जैसे मैं बताया ना CaCO3 रिवर्सिबल का एक रिएक्शन बताया, CaCO3, क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्सिबल का बात करेंगे, इरिवर्सिबल का बात नहीं होगा हमारा। रिवर्सिबल यानी इक्विलिब्रियम। CaCO3 टूट के बनाया CaO सॉलिड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, ठीक है। अब ये जो मिला ये कैसे एक्चुअल में कैसे होता है, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं फिर हम। चलिए, ये बनाने के लिए एक, ध्यान सुनना, पहले तो इसको CaCO3 जो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको एक प्रकार कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना आप। ये आपका क्या है, CaCO3, ये इनिशियल स्टेट में रखा गया, बस यहाँ पर ये उसका मतलब CaCO3 सॉलिड फॉर्म में उसका मॉलिक्यूल सब है, ठीक है, ठीक है, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। और यहाँ से एक ट्यूब निकाला गया और एक U टाइप का शेप रखा गया, ठीक है, ठीक है। अब इसको एक कंटेनर में रखा गया, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्यूरनेक। क्या बोलते हैं, फ्यूरनेक, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, जो कि टेम्परेचर को क्या करेगा, एक्चुअली ये क्या करता है ना, टेम्परेचर को हाई करता है, टेम्परेचर को क्या करता है, हाई करता है, और कांस्टेंट रखेगा, आप कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम कांस्टेंट टेम्परेचर देते हैं, लगभग जो आपका किताब में लिखा रहता है, कितना लिखा रहता है भाई मैं भी नहीं देखा, लेकिन ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, थोड़ा ध्यान देना इसको, थोड़ा हाई टेम्परेचर रहता है ना, हाई टेम्परेचर, ध्यान सुनना। अभी ये आपका इनिशियल स्टेट में, ये आपका इनिशियल में है, टेम्परेचर नहीं दिया गया है, अब रिएक्शन नहीं हुआ है, CaCO3 टूट के ये नहीं बनाया है। अब कुछ टाइम के बाद, यानी हम इक्विलिब्रियम का बात करेंगे, है ना, जब इक्विलिब्रियम होता है, मतलब ये CaCO3 टूट के CaO प्लस CO2, ये बीच में तो बहुत कुछ कहानी होगा अभी, ठीक है, मैं लास्ट स्टेज का बात कर रहा हूँ, जब दोनों इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। और हाँ, और यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। अब ये जो होता है ना U शेप, ये आपका एक क्या होता है ना, एक प्रेशर मीटर लगा रहता है, प्रेशर मेजर करने के लिए एक मीटर, ये मीटर टाइप का है, ठीक है। ये वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है, मतलब एयर यहाँ पर स्टोर होगा, ये आपका वैक्यूम है। ये इसको हम बोलते हैं मैनोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर होता है ना जो कि प्रेशर को क्या करेगा, मेजर करेगा, मैनोमीटर, ठीक है, प्रेशर को मेजर करेगा, ठीक है, ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है तो ध्यान सुनना, ठीक है। अब ये क्या है भाई, आपका वही आपका CaCO3। अब यहाँ पर CaCO3 टूट के क्या बनाया,
CaO सॉलिड बनाया प्लस CO2 गैस बनाया। ठीक है, अब ये जो गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो यहाँ पर प्रेशर जैसे भी करके ये शो करेगा। मान लो ये मीटर बताया इतना दूर बताया, इसका प्रेशर मान लो इतना बताया। ठीक है, और ध्यान से सुनना, और देखा गया यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है। यहाँ पर प्रेशर आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं, मतलब ये स्टेज में कहो फाइनल स्टेज में, तो प्रेशर जो है कांस्टेंट मिल रहा है, यानी प्रेशर कम ज़्यादा नहीं हो रहे, कांस्टेंट हो रहे। इसका मतलब इन लोगों को समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर CaO के साथ रिएक्ट करके CO3 बना रहा है। ठीक है, क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर CaO के साथ रिएक्ट करके फिर आपस CO3 बना रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है, यानी रेट दोनों का सेम होगा, यानी फाइनली आपका ये समझ में आ गया, CaCO3 टूट के ये बना। ठीक है, तो ये सिंपल आपका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, आपको नहीं पूछेगा फिर भी थोड़ा मैं आपको बता दूं, इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है, उतना हम डिटेल बात नहीं करेंगे कि उतना आपका यूजफुल नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, इतना लिख लें। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ध्यान सुनना। केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, सिंपल। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड नहीं होगा। अब कुछ चीज़ें आपको नोट करना पड़ेगा, दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, दिख रहा है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें जो कि किताब में लिखा रहता, पूछ भी सकता है बोर्ड में। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, किसका, केमिकल इक्विलिब्रियम का। पहला पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम यानी कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, ध्यान सुनो, कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम है, तो जो द कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान सुना, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड products, the concentration of reactants and products will be equal। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट में, यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट में, मान लो A प्लस बी मिलके क्या बनाया, C प्लस डी मिला, यानी जब इक्विलिब्रियम होंगे दोनों, उस टाइम पे आपको देखना है, जब इक्विलिब्रियम होंगे तो भाई इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन वही होगा। मान लो इसका 2 मोल पर लीटर है, तो इसका भी 2 मोल पर लीटर होगा। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये पॉइंट सब नोट करना है। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इक्विलिब्रियम बस लिख दो, इक्विलिब्रियम पॉइंट, द रेट of backward reaction, the rate of backward reaction and forward reaction will be equal। यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट में बैकवर्ड रिएक्शन और जो फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, रेट बराबर होगा। ठीक है, मैं आपको आगे से बता चुका हूं। 3 नंबर पॉइंट लिखिए, 3 नंबर पॉइंट लिखिए। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड, और कैन अटेंड लिख दो, कैन अटेंड by either side of reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, केमिकल इक्विलिब्रियम अटेंड हो सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम
कैन बी अटेंड फ्रॉम, कैन बी अटेंड बाय, कैन बी अटेंड फ्रॉम ले तो चलेगा, कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ रिएक्शन। यानी जैसे मैं मान लो H2 लिखा, H2 प्लस आपका I2 है, इसको मैं लिखा कुछ इस प्रकार है ना, 2HI लिखा, तो आप जिधर से भी आप कर सकते हो। मैं लिखा हूं ना कैन अटेंड, कैन अटेंड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का कोई साइड से भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम दिखा सकते हो। जैसे H2I2 = 2HI, मतलब H2 और I2 के बाद में इक्विलिब्रियम दिखा है, आप 2HI ऐसे लिख सकते हो, 2HI इक्विलिब्रियम दे सकते हो, ऐसे H2 प्लस I2 दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H2I2 के साथ रिएक्ट करें 2HI मिलेगा, 2HI तो फिर आपस में बनेगा ना, H2 और प्लस I2 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बोलता है, तो जिधर से भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम दिखा सकते हो, ठीक है। आप कह सकते हो कि H2I2 इक्विलिब्रियम टू 2HI, या तो फिर 2HI इक्विलिब्रियम टू H2I2, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, कैरेक्टरिस्टिक्स 4 नंबर कि केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम अटेंड ओनली क्लोज्ड वेसल। अब जो भी रिएक्शन में आप जो भी रिएक्शन काम करोगे यानी एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको क्लोज वेसल ही लेना पड़ेगा। क्लोज वेसल में ही आपको केमिकल इक्विलिब्रियम मिलेगा और केमिकल इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, यानी आपको मिलेगा, कह सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कब करेगा? जब आप क्लोज वेसल यूज करोगे और क्लोज कंटेनर यूज करोगे, यहाँ पर खुला नहीं रखोगे भाई, ठीक है। तो ये ओपन वेसल में काम नहीं आएगा, क्या होना चाहिए? क्लोज वेसल, ठीक है। क्लोज वेसल यानी आप डायनेमिक नेचर का कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम एक प्रकार का डायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं, ये चीज याद रखना। फिजिकल भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं, नोट करना। 5 नंबर लिख दो, वो वाला भी लिख दो कि केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम एक्ट एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक नेचर का लिख दो, ठीक है। डायनेमिक नेचर यानी कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मिला, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मिला, रेट दोनों का बराबर है, तो डायनेमिक नेचर। 6 नंबर पॉइंट है। जो ध्यान सुनना, जो मान लो यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, मान लो कोई भी आपका यहाँ पर कैटलिस्ट है, जो कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को या तो तेज करे या तो फिर उसका कम करे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे या तो फिर डिक्रीज करे, समझ में आया? मतलब रिएक्शन को फास्ट करे या तो फिर स्लो करे, वही होता है आपका कैटलिस्ट। ध्यान सुनना, अगर मैं कैटलिस्ट यहाँ पर यूज करता हूँ, कुछ फर्क आएगा इक्विलिब्रियम में? कुछ इफेक्ट आएगा? कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये हो सकता है कि थोड़ा रिएक्शन का जो रेट है कमेगा या तो फिर बढ़ेगा। अगर मान लो बढ़ रहा है तो स्पीड होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम रहेगा। ये तो ये जो सिंबल है ना भाई, कंटिन्यूअसली होता रहेगा, ऐसे 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 होगा। कैटलिस्ट के ऊपर कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप लिख सकते हैं कि कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर, does not affect alter लिख दो, ठीक है। चलो, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो भाई ये 6 तो पॉइंट नोट करना, पूछ लिया बोर्ड में तो बहुत बढ़िया लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। तो गाइस ये था बेसिक लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम,
ठीक है। इसके बाद हम करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से सवाल बनेगा, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हम करेंगे, वही से रिलेटेड है सब कहानी, लॉ ऑफ मास एक्शन से ही चालू होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 घंटा के आसपास हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वहाँ से सवाल बहुत बहुत जैसे भी करके बनेगा, जैसे भी करके बनेगा, ठीक है। तो गाइस पढ़ाई करते रहे, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।